कहते हैं किसका? कोई भी मासी बॉडी जिस वेलोसिटी से चलता है उसी को कहते हैं हम लोग मोमेंटम। मतलब कि सिंपली समझा जाए तो कोई भी मासी बॉडी, मान लीजिए इस बॉडी का मास m, तो ये जिस वेलोसिटी से चल रहा होगा, मानते भी वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका मोमेंटम हो जाएगा। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = mv। ठीक है, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो m क्या है? यहाँ पे मास है और v वेलोसिटी है। m यहाँ पे मास है और v वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पर हम मोमेंटम के ऊपर वेक्टर का साइन दिए हैं। इसका मतलब मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो फिर क्वेश्चन आता है कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा? क्वेश्चन में हम कैसे पहचानेंगे कि मोमेंटम दिया हुआ है? तो इसका एसआई यूनिट इसके फॉर्मूला से ही निकल जाएगा। तो कैसे? जैसे कि अगर हम बात करते हैं एसआई यूनिट का, तो इसका फॉर्मूला क्या है? एमपी। तो एम का मतलब होता है केजी और वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड, इसका क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट हो जाएगा। फिर आता है थर्ड बात की डायमेंशन इसका क्या होगा? तो डायमेंशन तो और इजी है। डायमेंशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एमएलटी का। अब देखिए यहाँ पर मास भी है, मास 1 है, लेंथ भी है, ये भी 1 है, और सेकंड भी है, पर ये इनवर्स में तो यहाँ पे -1। तो ये हम आपको कुछ बताए मोमेंटम का बेसिक प्रॉपर्टी, पर क्वेश्चन इससे नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछता है। तो अगर हम बात पहले करते हैं थ्योरेटिकल फॉर्म का, तो कभी बोल दिया कि कोई बॉडी है, कोई मासी बॉडी कुछ वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर दिए कि मास को कांस्टेंट कर दिए, तो वेलोसिटी कुछ समय बाद जाके दुगना हो गया या फिर इंक्रीज कर गया। तो बताइए मोमेंटम में क्या चेंज आया? मोमेंटम बढ़ा, डिक्रीज किया, क्या किया? ये इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेलोसिटी अगर दोगुना हो गया और मास कांस्टेंट ही है, तो मोमेंटम कितना गुना बढ़ेगा या घटेगा? मतलब कि पहला टाइप आपको बता रहे हैं, मास जब क्या हो? कांस्टेंट हो। तो हमको पता है P = क्या होता है? mp। तो मास कांस्टेंट है, तो मोमेंटम जो है वो v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब वेलोसिटी के। अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका कि अगर बताइए, जैसे कि यहाँ पर अगर आप लिख सकते हैं कि अगर मोमेंटम वेलोसिटी इंक्रीज किया तो मोमेंटम भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। अगर वेलोसिटी डिक्रीज किया तो मोमेंटम भी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो दूसरा टाइप का केस होता है कि अगर बोले कि अब वेलोसिटी ही कांस्टेंट कर दिए, मतलब कि कोई क्वेश्चन है जिसमें वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट कर दिया गया, तो बताइए कि मोमेंटम क्या होगा? मास अगर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? तो ऐसा केस में जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो रिलेशन जो बनता है वो मोमेंटम और मास के बीच बनता है, तो वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का। ठीक है, और डायरेक्टली का मतलब तो पता है कि अगर एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज कर जाएगा, अगर एक डिक्रीज किया तो दूसरा भी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये दो टाइप का क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल पूछेगा। अगर इसमें भी आपको हार्ड करना है, कुछ एग्जामिनर चाहता है कि हम और हार्ड करके क्वेश्चन दें, तो वो रेशियो के फॉर्म में पूछ देगा। तो कैसे पूछेगा? तो देखिए थर्ड फॉर्म, कोई दो बॉडी है, दो मासी बॉडी है, ठीक है, एक का मास m1 है जो कि v1 वेलोसिटी से जा रहा है, और दूसरा m2 मास का है जिसका वेलोसिटी वो v2 वेलोसिटी से जा रहा है। तो एक क्वेश्चन बोलता है कि दो मासी बॉडी जो है वो जा रहा है कुछ v1 और v2 वेलोसिटी से, तो दोनों का जो मोमेंटम है वो दोनों क्या है? सेम है, मतलब p1 = p2 है। तो बताइए मास बटा वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा? मतलब कि वो फॉर्मूला जानना चाहता है क्या होगा। तो P1 = P2 है, तो P1 इसका निकलेगा तो क्या होगा? मोमेंटम mb होता है, तो m1 × v1। अब v2 को निकालेंगे तो m2 और v2, m1 v1 = m2 v2। तो यहाँ पर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, m1 बटा m2 = v2 बटा
v1, ठीक है। तो ये रेशियो निकल गया, मतलब ये हम मास और वेलोसिटी के टर्म में ले आए। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछेगा, दिमाग में आ रहा होगा कि इस फॉर्मूला का यूज हम कहाँ करेंगे। तो क्वेश्चन में जब दिया रहे कि दो मासिक बॉडी कुछ वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, तो दो मासिक बॉडी हमको गिवन है कि m1 और m2 कितना दिया हुआ है, और उसमें से बोले कि m1 जिस वेलोसिटी v1 से जा रहा है वो भी गिवन है, पर m2 जिस वेलोसिटी से जा रहा है v2 से वो गिवन नहीं है, उसको आप फाइंड आउट कीजिए। तो सिंपली इस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे दोनों बॉडी का मास m1 m2 और जिस बॉडी का वेलोसिटी दिया है वो पुट कर देंगे और दूसरा वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा, तो ये सारा फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम पढ़ते एक क्वेश्चन जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा मोमेंटम पे, फिर पढ़ते कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलता है कि कोई बॉडी है जिसका मास 5 kg है, तो पहले गिवन लिख लेते हैं, मास दिया हुआ है 5 kg, ठीक है। तो वो क्या करता है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड तक। मतलब कोई मासी बॉडी होगा जिसका 5 kg है, अगर देखिए मास kg के टर्म में ना रह के ग्राम के टर्म में रहे तो क्या करना है कि उसको ग्राम से kg में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी चेंज हो गया, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो पूछता है व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम नहीं पूछा, मोमेंटम अगर पूछता तो हम लोग सिंपल फॉर्मूला लगा देते p इक्वल टू mv। यहाँ पे पूछा चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज मतलब होता है डेल, यहाँ पे पूछा आपका डेल p, ठीक है। तो जब डेल पूछा है तो डेल p मतलब कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा यहाँ पे। तो डेल p का फॉर्मूला होता है, जब भी क्वेश्चन में चेंज इन मोमेंटम रहे, याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन में चेंज इन मोमेंटम रहे तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं mv माइनस mu, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखें। ये क्या है, mv फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो देखिए यहाँ पर मास क्या दिया हुआ है 5, अब फाइनल वेलोसिटी क्या है 10 माइनस 5 इंटू 5 मतलब कि 50 माइनस 25। तो मोमेंटम कितना आया मेरा, चेंज इन मोमेंटम 25, इसका जो यूनिट होता है वो लिख देंगे केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल गया। हम आपको बताए बनाने का तरीका, अगर मोमेंटम लिखा रहता तो डायरेक्ट इस पे लगा देते हैं, पर इस क्वेश्चन में एक तो दो वेलोसिटी भी दिया है फाइनल और इनिशियल, और पूछा भी है चेंज इन मोमेंटम। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे कि मोमेंटम पूछा या चेंज इन मोमेंटम पूछा, ठीक है। इस क्वेश्चन में और क्या कर सकता था, जैसे मान लीजिए कि मास और मोमेंटम दे देता, वेलोसिटी ही पूछ लेता, या फिर मोमेंटम और वेलोसिटी दे देता, मास ही पूछ लेता। तो आपको ये सारा टर्म ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ और क्या पूछ रहा है, उसके अनुसार ही हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए जैसे कि पढ़े होंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या था कि एनर्जी नेवर क्रिएटेड नेवर डिस्ट्रॉय, इट ओनली रिमेन्स कंजर्व्ड। तो उसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी हम लोग वही चीज पढ़ेंगे, मतलब कि मोमेंटम क्या होगा, कोई भी सिस्टम का सेम रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए दो गाड़ी या फिर कोई भी दो बॉडी है वो जा रहा है, तो एक बॉडी का मास m1 है, वो u1 वेलोसिटी से जा रहा है, और दूसरा बॉडी का मास m2 है, वो u2 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। कुछ समय बाद क्या, वो दो बॉडी जो जा रहा था वो दोनों बॉडी कोलाइड कर गया, मतलब कॉलिजन हो गया। तो दोनों बॉडी क्या कर गया, m1 और m2, ये दोनों कोलाइड हो गया, कॉलिजन हो गया। तो आफ्टर कॉलिजन मतलब कॉलिजन के बाद जो था बॉडी m1 का जो मास है, बॉडी का m1 मास जो है, अब वो v1 वेलोसिटी से जाने लगा, ठीक है। और जो दूसरा बॉडी था m2 वो v2 वेलोसिटी से जाने लगा, ये v1 और v2।
तो ये जो हुआ यहाँ पर, ये हुआ आफ्टर बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। यहाँ पे बॉडी कोलाइड किया, और यहाँ पे क्या हो गया, आफ्टर कोलिजन। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम जो होता है वो सेम होता है, जिसके कारण हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, ये क्या है, बिफोर कोलिजन, और ये क्या है, आफ्टर कोलिजन। तो यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। अगर कभी आपका क्वेश्चन इस पे पूछा है तो उसमें फाइनली है कि दो बॉडी होगा जिसका m1 और m2 मास होगा, और फिर क्या होगा, u1 और u2 वेलोसिटी होगा। कुछ समय बाद दोनों बॉडी कोलाइड करेगा, और कुछ समय बाद फिर क्या होगा, कोलिजन के बाद दोनों बॉडी v1 और v2 वेलोसिटी से चलने लगेगी। तो याद रखिएगा, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम सेम होता है, इसीलिए ये फॉर्मूला हम लोग लिख के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इतना आपको अब समझ में आ गया।